अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीआई फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ने हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, अब ना हमारे पास अल्सर किस तरह होता है। अल्सर होते हैं एसिडिटी से। एसिडिटी किस तरह होती है? स्टमक के अंदर HCl से। स्टमक के अंदर HCl कहाँ से आता है? पेराइटल सेल से। ठीक है, कौन सेल से? पी सेल्स, पेराइटल सेल्स। अब ये पेराइटल सेल्स किस तरह रिलीज करते हैं, क्या क्या इनके अंदर जो क्या कहते हैं उनको, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो देखते हैं। ये पेराइटल सेल है। सबसे पहले ना इसके ऊपर हमारे पास होते हैं M3 मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। इसके ऊपर आगे एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है। ठीक है, M3 मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज होती है? ब्रेन सेंड करता है वाया वेगस नर्व। अब इसमें ना एट्रोपिन हमारे पास एज इनहिबिटर काम करता है। M3 का रिसेप्टर ब्लॉक कराए। ठीक है, एसिटाइलकोलिन के ये क्या है? एंटागोनिस्ट। उसके बाद हमारे पास ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास असल इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। हमारे पास ना जी सेल्स जो हमारे स्टमक में मौजूद है वो रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, ये वेगस नर्व यहाँ पे भी आके रिलीज़ करती है, स्टिमुलेट करती है जी सेल्स को, और जी सेल्स रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन बाइंड करता है कहाँ पे? CC के रिसेप्टर्स पे, कोलिसिस्टोकाइनिन 3 रिसेप्टर्स पे। ठीक है, CC के रिसेप्टर्स। अब ये करते क्या हैं? M3 रिसेप्टर्स और CC के रिसेप्टर्स ये जो है ना आगे हमारे पास एक पाथवे के थ्रू करते क्या हैं हमारे पास? कैल्शियम ज़्यादा, और इस कैल्शियम के थ्रू जो है ना ये क्या कर पाते हैं हमारे पास ना, ये लेट्स सपोज ये ल्यूमन है, स्टमक की ये वॉल है और ये उसकी ल्यूमन है। ल्यूमन मतलब उसका जो एम्प्टी पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं? ये ATPase जो है ना, सोडियम पोटाशियम ATPase, इसको एक्सप्रेस कराते हैं ल्यूमन की, जो हमारे पास जो वॉल है ना उस वॉल के ऊपर। ठीक है, ये मतलब ये ATPase नॉर्मली हमारे पास कहाँ मौजूद है? लेट्स सपोज यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, और ये इसको एक्सप्रेस किए इन्होंने। ये किसके हैं? CC के रिसेप्टर्स और M3 रिसेप्टर्स। फिर होते हैं हमारे पास हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स ये जो है ना साइक्लिक AMP के थ्रू क्या करते हैं हमारे पास? इस ATPase को, सोडियम पोटेशियम ATPase को एक्सप्रेस कराते हैं। इन्होंने कैल्शियम के थ्रू, इन्होंने साइक्लिक AMP के थ्रू। 3 रिसेप्टर पढ़े हमने, कौन कौन से? M3 रिसेप्टर्स, CC के भी रिसेप्टर्स, कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर्स, और हिस्टामिन रिसेप्टर्स। ये हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होती है? एंटेरोक्रोमोफिन रिलीजिंग सेल से। और इनको कौन इफेक्ट करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन। हुआ क्या? हमारे पास सबसे पहले वेगस नर्व ने किस किस को एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ पे छोड़ी? एक पैराइटल सेल पे, एक जी सेल पे। जी सेल ने क्या किया? गैस्ट्रिन रिलीज की। कहाँ पे वो गई? एक पैराइटल सेल पे, एक एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, ECL सेल्स। कौन से? एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो हैं ये हमारे हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन जाके H2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ने रिसेप्टर्स ने क्या जनरेट किया? कैल्शियम ज़्यादा, और उसके थ्रू सोडियम पोटेशियम ATPase एक्सप्रेस्ड ऑन ल्यूमन वॉल। और ये H2 रिसेप्टर्स ने, हिस्टामिन रिसेप्टर्स ने क्या किया? साइक्लिक AMP के थ्रू एक्सप्रेस किया। फिर हमारे पास जो सोमेटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये इन पाथवेज के क्या है? इनहिबिटर्स। मतलब कि ये इन पाथवेज को इनहिबिट करते हैं। अब ये सोडियम पोटेशियम ATPase जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो ये करता क्या है? ये ना हमारे पास ना, नहीं सॉरी, सोडियम पोटेशियम ATPase की जा रहा हूँ, ये सोडियम पंप है, ओ हाइड्रोजन पंप है, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम नहीं, हाइड्रोजन। सोडियम पंप में ये होता है ना, सोडियम इधर जाता है और पोटाशियम इधर, इसमें हाइड्रोजन इधर आता है और पोटाशियम इधर। ठीक है, ये क्या है? प्रोटोन पंप। क्या है ये? प्रोटोन पंप। ठीक है, ये अब ये प्रोटोन इधर हाइड्रोजन छोड़ देता है, उसके बाद ये
क्लोरीन जो है ना ये भी इधर आ जाती है, ठीक है, थ्रू इट्स ये क्या बोलेंगे, चैनल के थ्रू, ठीक है। समझ लग गई अब तक? ये कॉम्प्लेक्स नहीं देखना हमने, इजी करके। M3 रिसेप्टर, CCK भी रिसेप्टर्स और H2 रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन इधर बाइंड करती है, गैस्ट्रिन इधर, हिस्टामिन इधर। तीन हमारे पास आ गई चीज़ें, एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन। और क्या इन्होंने किया है, प्रोटॉन पंप को एक्सप्रेस किया है। सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने इसको इनहिबिट किया। प्रोटॉन पंप के थ्रू ल्यूमन में, मतलब स्टमक के अंदर क्या रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन। और कैल्शियम जो है ये कहाँ से, क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, क्लोरीन चैनल्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस प्लस Cl माइनस HCl बनता है। ठीक हो गया, समझ लगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे ना पेशेंट को हो गई है एसिडिटी, मतलब कि क्या हो गया, उसको अल्सर हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। अब अल्सर में हम लोगों ने क्या करना है, अब HCl कम होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने ना डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ना इसको पाथवे को इनहिबिट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना, मैंने ये बता दिया, एक एट्रोपिन, इसने क्या किया, एसिटाइलकोलिन के M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया। उसके बाद सेकंड हम लोगों के पास जो है ना वो क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गए, H2 ब्लॉकर्स। H2 क्या थे हमारे पास, हिस्टामिन रिसेप्टर्स। हिस्टामिन रिसेप्टर था ना, H2 रिसेप्टर। अब इसको हम लोगों ने ब्लॉक करना है किसके थ्रू, H2 ब्लॉकर्स के थ्रू। अच्छा, H2 ब्लॉकर्स में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास है सिमेंटिडीन, उसके बाद फॉर्मेटिडीन, फिर निजाटिडीन, रोनेटिडीन, ठीक है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा सिमेटिडीन के साइड इफ़ेक्ट्स। ये हमारे पास जो है ना क्या करता है कि एंटी एंड्रोजन इफ़ेक्ट्स रखता है, मतलब कि ना मेल्स के अंदर ये ना प्रोलैक्टिन रिलीज़ करा देता है, फीमेल हार्मोन है मिल्क के लिए, तो इससे गायनोकोमेस्टी हो जाता है, और या फिर इम्पोर्टेंस हो सकती है, या फिर लिबिडो कम, मतलब इम्पोर्टेंस मतलब कि अनएबल टू, मतलब इनफर्टिलिटी, और लिबिडो मतलब सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, और गायनोकोमेस्टिया ये मतलब मेल ब्रेस्ट। उसके बाद इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये कन्फ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक काज कर सकता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रेटिनिन के लेवल्स को यूरिन में कम कर देता है, मतलब कोई रेनल भी इफेक्ट है इसका, ठीक हो गया। ये सिर्फ सीमेंटेडिन का, सबका नहीं, सिर्फ सीमेंटेडिन का, बाकी अच्छे हैं, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसके बाद हमारे पास है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग ये देते हैं। ये क्या है, ये जो मेरे पास प्रोटोन पंप है, इसी को हमने इनहिबिट कर दिया कि हाइड्रोजन ही नहीं इधर जाएगा। एक तो हमने ये दिया ना सबसे पहले, एक ये हम लोगों ने दिया एट्रोपिन, ये यहाँ पे दिया हमने H2 ब्लॉकर्स, सिमेंटिडीन, उसके बाद ये जितने भी थे, फॉर्मेटिडीन। अब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ओमेप्राजोल, पजोल 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 पजोल, ठीक है, लेंसोप्राजोल, ओसेमेप्राजोल, पेंटोसेमेप्राजोल, ठीक है, जितने भी हैं। अच्छा, ये इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। ये किस लिए दे देते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, उसके बाद इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड के लिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, सी डेफिसिल इन्फेक्शन हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसका, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं, पैराइटल सेल्स को हमने इनहिबिट कर दिया तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं हमारे पास, लेट्स सपोज अल्सर हो गया, यहाँ पे ना मेरे सेल्स हैं, ये क्या है, वॉल है स्टमक की, ठीक है। यहाँ पे ना डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गया तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब एंटासिड्स ने क्या करना है, एंटासिड्स में हमारे पास होते हैं क्या, MgOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। अब ये जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हमारे पास HCl के साथ, तो HCl को न्यूट्रलाइज नहीं कर देते, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या,
H2O प्लस MgCl। मतलब एक सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, तो HCl न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो हमने पता चल गया क्या करते हैं, एक्ट्स प्राइमरीली बाय डायरेक्टली न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये इकट्ठे देते हैं हम लोग, क्यों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास करवाता है कॉन्स्टिपेशन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास लगाता है मोशन। M से मैग्नीशियम, M से मोशन, ठीक है, डायरिया मतलब, और ये कॉन्स्टिपेशन। तो इसलिए दोनों इकट्ठे देते हैं ताकि एक दूसरे का इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं बिस्मुथ और सुक्रलफेट। सुक्रलफेट क्या है? ये है सुक्रोज और सल्फेट। सुक्रलफेट ये क्या है? सुक्रोज प्लस सल्फेट। ये पता है क्या करते हैं? सुक्रोज सल्फेट जो है ना, ये बाइंड कर जाते हैं किसके साथ? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ। कहाँ पे? ये जो मेरे पास डैमेज रेड ब्लड, ये डैमेज जो मेरे पास वो है ना, ये जो डैमेज्ड ल्यूमन है, ठीक है, वॉल है स्टमक की, यहाँ पे जाके ना ये क्या करता है कि इधर प्रोटीन पड़ी हुई है ना, ये जो ब्रेक डाउन है ये प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड करके यहाँ पे ना एक लेयर बना देते हैं। इस लेयर ने क्या करना है? इसको कवर कर लिया, किसको? अल्सर को। अब अल्सर लेयर कवर हो गया तो हमारे पास मज़ीद अल्सर नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो गया? बिस्मुथ और सुक्रलफेट। बिस्मुथ भी इसी तरह से काम करता है। फिर है हमारे पास मीज़ोप्रोस्टिल। ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है। एनालॉग मतलब सेम एगोनिस्ट, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 यहाँ पे क्या कर रही थी? इनहिबिट कर रही थी ना इस सबको, उसका एनालॉग है, ठीक है, उसका फंक्शन। फिर हमारे पास सोमेटास्टैटिन का कौन है? ऑक्टीरोसाइड, ठीक है। समझ लगी इनकी, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मीज़ोप्रेस्टोल जो है ना, इसको हम लोग ना उन वुमेंस को नहीं देते कि जो प्रेग्नेंट होती हैं। किस लिए नहीं देते कि ना ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस कराता है, जिसकी वजह से ना जो फीटस है वो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसकी क्या हो जाती है, वो बाहर निकल आता है वजाइना के थ्रू, एक किस्म की अबॉर्शन होगी उसकी, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग ये नहीं देते, ये अबॉर्शन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये लोमेप्रामाइड, ठीक है। लोमेप्रामाइड जो है ना, ये है ओपियोइड एगोनिस्ट। ओपियोइड हमारे पास ना रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ना GI वॉल के अंदर, ठीक है। ये करते क्या है हमारे ओपियोइड, ये करते क्या है कि GI मोटिलिटी को ना कम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये इसलिए देते हैं ताकि GI मोटिलिटी कम हो जाए। जिनको डायरिया हुआ था ना, उनका डायरिया को कम करने के लिए, ठीक है, ये देते हैं। एंटी डायरियल ड्रग है ये, लोमेप्रामाइड, सॉरी लोपेरामाइड और डाइफिनोक्सिलेट, लोपेरामाइड, डाइफिनोक्सिलेट। उसके बाद हमारे पास है एंटी इमेटिक्स। इमेटिक्स मतलब उल्टी, मतलब कि एंटी उल्टी ड्रग्स, ठीक है, ये उल्टी रोकते हैं। अब हमारे पास ना उल्टी जो है ना, वो होती है हमारे ना ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर। अब उसको ना 3 किस्म के उसके ऊपर होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास डोपामाइन रिसेप्टर। उसके बाद होता है हमारे पास सीरोटोनिन रिसेप्टर। उसके बाद होता है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, NK1। उसके बाद सीरोटोनिन का हम लोग लिखते हैं किस तरह से? 5HT3।
और डोपामिन D2। ठीक है, ये 3 रिसेप्टर्स करवाती है क्या, उल्टी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इनको ब्लॉक करना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास सेरोटोनिन टाइप 3 5-HT3, इसके रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन है, ओंडानसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन, ओंडानसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। उसके बाद हमारे पास D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन है, प्रोकोलिमेप्राजिन और मेटाक्लोप्रामाइड, ये थी लोपेरामाइड, ये मेटालोपेरामाइड। ठीक हो गया, मेटाक्लोपेरामाइड। उसके बाद हमारे पास न्यूरोकाइन NK1। ठीक है, ये इनके हमारे पास कौन से एंटागनिस्ट हैं, एप्रीटेंट और फोसाप्रीटेंट। ये प्रीटेंट हो गए, प्रीटेंट, फोसाप्रीटेंट, एप्रीटेंट। उसके बाद इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें 2 इंपॉर्टेंट और भी हैं, डोम पेरिडोम, डोम पेरिडोम मोटिडियम, जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। उसके बाद ओडेंसिट्रॉन और गेनेसिट्रॉन, इसमें सिट्रॉन आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, एंटीमेटिक्स। ठीक है, उल्टी को रोकने के लिए। उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन के। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, अब हमारे पास कॉन्स्टिपेशन जो होती है ना, वो देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। अच्छा, ये क्या करते हैं हमारे पास, हमारे ना लेट्स सपोज ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर हमारे ये पूप, लेट्स सपोज, अब इसके अंदर ये ना आ जाते हैं क्या, बल्क फॉर्मिंग, इनसॉल्युबल बल्क फॉर्मिंग जो भी ड्रग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, खुद फूल गए, और क्या हमारे जो फीसिस है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है किस्म की, और वो पानी आ जाता है तो वो लिक्विड ही हो जाती है और इजीली रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। soluble fibers that draw water into gut lumen forming viscous liquid that promote peristalsis। ठीक है, इसमें हमारे पास है मिथाइल सेलुलोज और साइलियम। उसके बाद होते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स सेम लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फाइबर्स है ना, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ आयंस। और हमें पता है कि आयंस हमारे पास जो है ना, पानी के बहुत ज़्यादा अच्छे अब्जॉर्बर्स हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गई। उसके बाद आते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, ये ना हमारे पास, ये लेट्स सपोज ये है हमारी फीसिस, इसके अंदर ना कुछ हम लोगों की ऐड हो जाते हैं स्टिमुलेंट्स। ये ना एक किस्म का कांटे कह लो, ये जब चुभते हैं ना, एक किस्म का यहाँ पे इरिटेट करते हैं, और ये ना पेरिस्टालसिस कराते हैं, आगे से आगे भेजी जाती है बॉडी ना इनको, तो ये फीसिस जल्दी निकल जाती है। इनमें हमारे पास आते हैं बेसाकोडिल और सीना। फिर होते हैं इमोलिएंट लैक्सेटिव्स। ये हमारे ना स्टूल, ये लेट्स सपोज स्टूल है ना, फीसिस, इसके ऊपर ना एक कवर लेयरिंग होती है हमारे पास, सख्त सी लेयरिंग। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है सरफेस टेंशन, जिससे कि ये पानी में एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन वाली ये लेयर है ना, इसको कम कर देती है। ठीक है, इसको कम करके इस तरह कर देती है सिर्फ और सिर्फ, तो ये इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये इजीली बॉडी से डेफिकेट हो जाता है। इसमें हमारे पास आती है डॉक्यूटेज, सर्फेक्टेंट दैट डिक्रीज स्टूल सरफेस टेंशन, प्रोमोटिंग वाटर एंट्री इनटू द स्टूल। बस ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है।